गौरंगी को बड़ी खुशी मिलती है पनिशमेंट देने के नाम पे। चलो चलो पहले वो क्वेश्चन समझते हैं जो मैंने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन समझते हैं जो मैंने होमवर्क में दिया। मैंने बोला था एफ इज प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी रेडियस। मैंने सबसे पहले क्या रूल सिखाया था, सबके ऊपर पावर लगा दो ए, फिर क्या करना है सबके डायमेंशन पुट करो। फोर्स का डायमेंशन 1L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के डायमेंशन m1 टू द पावर ए। वेलोसिटी के डायमेंशन L1 T-1 की पावर बी। और बच्चों रेडियस क्या है, लेंथ L1 की। दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज मास टू द पावर ए, लेंथ टू द पावर b प्लस सी एंड टाइम टू द पावर माइनस। और ये दोनों डायमेंशन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों डायमेंशन इक्वल है इसका मास की पावर 1 इज इक्वल पावर ए, दैट इज व्हाई a इज इक्वल। नेक्स्ट 1 इज इक्वल टू b प्लस सी और p टू द पावर माइनस इक्वल टू p टू द पावर माइनस b। 2 इज इक्वल टू क्या, की वैल्यू उठाकर इधर आ जाएगा -1 सॉल्व करके। अब कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू आई थी अभी। एफ इज प्रोपोर्शनल मास की पावर ए था, ए कितना आया 1, वेलोसिटी की पावर कितनी है v 2, रेडियस की पावर -1 ऑल्सो। आज अनुज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा टेस्टी। एमडीएच, एमडीएच मसालों के साथ दो क्वेश्चंस करवाऊंगा। एमडीएच ठीक है अंकल, बूढ़े अंकल एमडीएच। और मरते वक्त लास्ट विश पता है उनकी क्या थी, मालूम है? एक सॉन्ग सुन, गाते नहीं वो सॉन्ग उन्होंने, भारत का रहने वाला, ट्रू पैट्रियट। चलो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर्मूला याद है? डेंसिटी क्या होता था, हाँ मास अपॉन वॉल्यूम। m1 ऑनलाइन में तीनों बच्चों ने किया था ये क्वेश्चन।
अनन्या आकर्षण अपनी। मेरी आवाज आ रही है? अवनिल एंड अनन्या बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जो। एक्सेलरेशन ही तो है, एक्सेलरेशन यूनिट होता है। ईमानदारी से बताओ, 50 क्वेश्चन। और एक बार पीछे लेफ्ट कर, जबकि पर जाओगे फिजिक्स सब बाद में कुछ तो नहीं है। लैम्डा जी। और रॉ डेंसिटी कहाँ गया? नहीं, इसमें फॉर्मूले में डेंसिटी देखो, चेक करो। वैसे मैंने आंसर सही गलत कुछ नहीं। चलो, इधर की डायमेंशन सेम टू सेम। देखो मास की पावर कितनी बन गई? एक्चुअली इसमें रॉ से इंडिपेंडेंट है फॉर्मूला। तो कई बार ऐसे फैक्टर्स आपको दे दिए जाएंगे, उससे डरना नहीं। फैक्टर होगा कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर, टेम्परेचर भी दे दूँ, मोल्स भी दे दूँ, भी नहीं है।
सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा। सबने यही किया। नहीं किया ना। इतनी सी चीज कौन सा रॉकेट साइंस है, एम की पावर जी, एम की एल की पावर वन, एल की पावर क्या है, बिल्कुल रख दी। ऐसे -2 सॉल्व किया, बी जो है निकाल ली। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन ऑल द एप्लीकेशन। हटा दो। What are the dimensions of alpha and beta, where F is the force, T is the time, and V is the velocity? आप लोग सोचो, आप लोग सोचो कुछ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन है, F फोर्स है, V वेलोसिटी है, T टाइम है। डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो भी आंसर आया, अब अपना क्या याद आ गया तुम्हें? तक ऐसा रूट में लॉग आ गया, लॉग आ गया। वेडनेसडे से अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। वेडनेसडे स्टार्ट करेंगे, देखो भी तो। मंडे को खत्म कर, बट यही स्पीड रही तो शायद ही होगा। देख लेंगे।
कैसे पता आपको गलत? खुद से जज मत। बस सॉल्व करने में ईमानदारी रखो, उसमें गलती मत करो, अपने आप सब सही है। आई होप सबका आंसर आ गया होगा। आ गया? अनन्या बेटा क्या आंसर आया अल्फा का? बालकों मैं माइक परमानेंट ऑन करवा दूंगा, अच्छा लगता है। अवनी क्या आंसर आया बेटा? तो कोई बात नहीं, रिप्लाई करो। हाँ बेटा क्या आया अवनी? चलो देखते हैं। आकर्ष, कोई नहीं, एटलीस्ट यू ऑल ट्राइड और नॉट, कोशिश तो की सबने। अल्फा इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t माइनस वन स्क्वायर दे रखा। सबसे अच्छी बात, साइन वाली जो टर्म है डायमेंशन ले सकते, ग्रैब कर देते। ये बचा अल्फा की डायमेंशन क्या बची बच्चा? m1, देखो नीचे l2 हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस होगा, क्या बचा? l माइनस वन, और ये तो हो गई अल्फा की डायमेंशन। लेकिन साइन के साथ है वो, साइन इज डायमेंशन। अभी रुक जाओ, अभी निकालते हैं, जल्दी बात, आराम से पेश। ठीक है, बोले यहाँ तक क्लियर? अल्फा की डायमेंशन तो आ गई। हम जानते हैं कि साइन के अंदर जो भी रखा है बच्चों, ये क्या होना चाहिए? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मतलब बीटा इंटू टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? m0 l0 t0 होना चाहिए। ठीक है, बीटा के साथ क्या है मल्टीप्लाई में? t1, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? t माइनस वन। तो बीटा की डायमेंशन, कोई बात नहीं, कोशिश करी ना एटलीस्ट। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे टेस्टी क्वेश्चन है। एक और दे दूँ टेस्टी क्वेश्चन?
PYQ का क्वेश्चन। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। 10th की बुक सही थोड़ी, उसमें एक चैप्टर है सरफेस एरिया, सारे क्वेश्चन कैलकुलेटर कैलकुलेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसके साथ। इसकी देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैंने बोला जिसकी भी कैलकुलेशन खराब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला 10th में चैप्टर था, उस चैप्टर को वापस से कैलकुलेशन सही बिना कैलकुलेटर। ठीक है, एक बार फिर से कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। उस चैप्टर में है क्या? लिखो, टॉपिक लिखो। अब डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स छोड़ दूँ मैं? छोड़ दूँ मैं? पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स लिखते जाओ, फटाफट सॉल्व करते जाओ। रूल नंबर 1, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. मतलब मैं बोल दूं 35.385 कितने, एग्जाम्पल लिख लो इसमें 35.385 और कितने सिग्निफिकेंट फिगर 5। सेकंड रूल, if a zero if a zero is in between two non-zero numbers, then it is significant. Example 2024 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4। या फिर एक और एग्जांपल लिख लो इसमें 1 पॉइंट सॉरी 12.012 कितने सिग्निफिकेंट फिगर 5। तो पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पहले जीरो आए बाद में जीरो, बट जीरो सारे किस कहाँ होने चाहिए? तो नॉन जीरो डिजिट्स के बिट, तो अपन क्या करेंगे? काउंट करें। थर्ड रूल, लीडिंग जीरोस or the zeros placed to the left of the number are never significant. Are never significant मतलब अगर किसी नंबर के लेफ्ट में जीरो लिखा हुआ है और उससे पहले कोई दूसरा नॉन जीरो नंबर नहीं है तो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूँ, 012, अब पूरा बोलना दो, 012.01 कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4। हाँ, पहले वाला जीरो काउंट नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ 0.023, 0.023, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट रूल। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट वाले जीरो काउंट ही नहीं करने अगर वो नॉन जीरो करिए सर, मतलब 0.023, तो इसमें जीरो पॉइंट पहले वाला भी और बाद वाला भी कोई काउंट नहीं, डायरेक्ट 2 और 3 काउंट होगा, दैट इज टू सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बोर्ड पे बताना है, बताते जा रहा हूँ, नॉर्मल सा टॉपिक। नेक्स्ट लिखो, ट्रेलिंग जीरोस
ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब लास्ट में ट्रेल बनती है जीरो की जगह, ऐसे ट्रेलिंग जीरोज और द जीरोज placed to the right of the number, placed to the right of the number are significant. जैसे 43.300, 43.300 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5, 5 बेटा काउंट होते, अगर लेफ्ट में आ रहा है ना, सॉरी राइट में आ रहा है, काउंट होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो, हाँ बेटर है। 43.00, 4, इसमें भी काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये राइट में आ रहा है। ठीक है गुड़िया, लेफ्ट में आ रहा है 0.023, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट वाले को काउंट, राइट वाले को काउंट करते हैं, रूल्स पे ध्यान दो। एक्चुअली में देखो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, मैं क्लियर कर देता हूँ। लाइक एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या मैं ही पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4.0 एंड 4.00? आप बोलोगे सर दो सिग्निफिकेंट पे करती और कुछ, एक्चुअली में एक मेजरमेंट लिया है, मान लो मैंने स्केल से मेजर किया और मेजर किया तो मैंने इस वाला 4.0 लेंथ आई और उसी सेम चीज़ की लेंथ आई 4.00 जब दूसरे स्केल से मेजर, मतलब इसे मैंने मोर एक्यूरेसी के साथ मेजर किया। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है जीरो हो सकता है वन भी करता, ये मुझे ये शो करता है कि मैंने कितना एक्यूरेटली चेक किया है। नहीं, ये बता देगा मुझे कि एक्यूरेटली कौन सा है, ये ज़्यादा एक्यूरेट। वर्नियर कैलिपर्स, बैरोमीटर सब आएगा। अभी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल स्केल से अगर मेजर करते हो तो आपके पास ऐसा वाला स्केल 15 सेंटीमीटर वाला है ना, तो उस स्केल में अगर आप देखोगे तो 1 mm तक की डिस्टेंस आप मेजर, तो शुरू में फर्स्ट 1 सेंटीमीटर था तो उसमें पार्टीशन 1 mm तक है ना, तो एक्चुअली में उसकी एक्यूरेसी कितनी, अगर मैं सेंटीमीटर स्केल पे बात करूँ तो उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है? आप लोग 3.6 में वर्नियर कैलिपर्स की सेम डेटा को अगर आप मेजर 3 वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट, एक्यूरेसी ज़्यादा हो रही है, तो 4.0 एंड 4 एक्यूरेसी ज़्यादा है और कुछ भी नहीं। इसी वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर वाले को क्लियर। यहाँ पर अगर आपसे नॉर्मली पूछ, एक तो सिग्निफिकेंट फिगर का दोगे और दूसरा एक्यूरेसी। नेक्स्ट पॉइंट, लेफ्ट वाले काउंट नहीं, राइट वाले। बच्चों ऑनलाइन में सबको आ रहा है ना समझ? बोलते रहा करो थोड़ा थोड़ा, वरना मुझे लगता है सो गए। हाँ, वो यही कर रहा है तब से। अभी रोस्टिंग का मूड नहीं। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक्सपोनेंट के फॉर्म में डिनोट करता है ना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट,
मतलब मैं आपसे पूछूं सिंपल, वेलोसिटी ऑफ लाइट में कितने से वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कैसे याद कर रखा है। कोई बोलेगा सर 3 × 10⁸ तो उसके लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो, ओनली वन, 10 की पावर को मुझे काउंट ही नहीं करना। लेकिन किसी बच्चे ने 3 0 0 0 0 की फॉर्म में लिख दिया, इसके लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 9। इसलिए याद रखना, कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में जो भी नंबर गिवन हो उसको चेंज करने की गलती मत, जैसे गिवन है वैसे ही फाइंड करना है ना, अपनी तरफ से चेंज मत। ठीक, क्लियर हो गए सिग्निफिकेंट। अब दूसरा सीखो, राउंडिंग ऑफ। बताओ मुझे क्या क्या सिखाना पड़ता है, राउंडिंग ऑफ। इसके भी रूल्स लिख लें फटाफट। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर में अभी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा, वो आता है। तो सबसे पहला लिखो, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, हाँ रूल नंबर 1, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ड्रॉप digit to be dropped is less than 5, then preceding digit remain unchanged, remain unchanged। मतलब ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हो, देख। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया एक नंबर 4.751, यहाँ से मुझे राउंड राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट में चाहिए। देखो सबसे पहले 5 जस्ट पहले वाला, सॉरी, मान लो यहाँ से राउंड ऑफ करना है 5। आप ये देखो 5 का जस्ट पहले वाला नंबर क्या मोर देन 5 है, लेस देन 5 है, तो मतलब ये एज इट इज, आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, फिर दूसरा रूल यही है, अगर ये मोर देन 5 होगा क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर देंगे, इज बाय 1। तो ये लिखवाऊँ मैं, लिख लोगे। हाँ मेरे को पता है, छोटे बच्चे अभी वो पढ़ा एप्पल एप्पल बीपल वर्ल है। जीरो की बात करूँ ऐसा मतलब, एक बच्चे का डाउट है, सर अगर ये 4.750 और मुझे यहाँ से राउंड ऑफ करना हो तो, हाँ मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए था, 0 एक्यूरेसी खराब कर दूंगा उसका, ऐसी गलती मत। राउंडिंग ऑफ इज अ एक्यूरेट, इसका मतलब तो देखो दोनों में डिफरेंस हो गया। अगर मान लो आपने कहा यहाँ पर 0, एक्चुअली में देखो ये दोनों कितने से, 4 4। और प्रॉब्लम क्या हो गई कि मैंने डेटा ही चेंज कर दिया। आपने पहले मेजर किया था किसी की लेंथ 4.751, आपने बोला नहीं सर वो 7.470 गलती कर दोगे, डेटा चेंज, राउंड ऑफ। ठीक है, तो ऐसी गलती मत। ये भी बताऊं, आई आई मैंने एक मेडिटेशन बताया था आप लोगों को क्लास 10th में, कभी किया किसी ने। ये तो बेटा औकात के बाहर है वीरेंद्र, मैंने सिंपल सा ये वाला बताया था। वो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी उसमें, 5 सेंसेस मेडिटेशन भी बताए थे, और मेन चीज़ ये वाली बताई थी मैंने, ये एटलीस्ट प्रैक्टिस किया करो। सही बता रहा हूँ ये, डायरेक्ट वहाँ तक मत। क्या कर रही हो, बैल हो क्या, दोनों ये पता क्या कर रही है, ऐसे नहीं करना,
एक में 4 फिंगर, एक में 1 फिंगर, फिर फ्लिप करो इसे, 1 फिंगर 4 फिंगर। क्या आपके ब्रेन में कोऑर्डिनेशन बनाता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, कंसंट्रेशन पावर बिल्डअप। और जो 5 सेंसेस मेडिटेशन बताए थे वो याद ही नहीं होगा, तब बताया था कल, कभी जिंदगी में कोशिश ही नहीं करी। मेरे पास टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं लेकिन अभी नहीं बता। वो चार्ज करने के लिए नहीं, के लिए ही है, आपको बता रहा हूँ ना ये। इसके अलावा और भी टाइप के मेडिटेशन होते हैं, जैसे सम म्यूजिकल मेडिटेशन। म्यूजिकल मेडिटेशन होता है कि आपको मेडिटेशन नहीं, पर्टिकुलर एक म्यूजिक चला के आपको जो भी पढ़ना है वो पढ़ो। वो म्यूजिक आपके कंसंट्रेशन पावर बिल्डअप करता है। और वो म्यूजिक का मतलब ये नहीं है गाना बजा के, वो नॉर्मल बहुत सॉफ्ट म्यूजिक, वो सिर्फ इसके लिए होता है कि आपके कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा, जैसे कि कोई गाना नहीं हो। इसके अलावा मैंने स्पीड रीडिंग के लिए बताया था, स्पीड रीडिंग तुम लोगों को नहीं पता। हाँ, आगे चलो। लर्निंग की कैपेसिटी के लिए बच्चे फाइव सेंसेस मेडिटेशन, इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको लर्निंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, इमेजिनेशन। आप इमेज की फॉर्म में चीज़ें, आप जैसे इमेज की फॉर्म में चीज़ें सोचोगे ना, ऑटोमेटिक चीज़ें। बायो के कितने बच्चे हो, ब्रेन के बारे में जानते हो, कितने पार्ट्स होते हैं, सेक्शन, सबसे अपर सेक्शन से पार्ट है, 3 पार्ट है। सेरिब्रम के नहीं पूछ रहा मैं, हाँ सॉरी। चलो, तो अब इन चीज़ों को अगर याद करना है तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से याद करवा सकता हूँ, एक बार में याद हो जाएंगे, बट मुझे एक बार देखना पड़ेगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा। सेरिब्रम, सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस, हाँ ये कुछ पार्ट थे लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं, कितने याद होगा तो इन तरीक़ों से इमेजिनेशन के मेथड से चीज़ें याद की जाती हैं और वो फिर कभी भूलोगे भी नहीं। चलो, हैं? बेटा मुझे याद नहीं। अच्छा, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग। खैर चलो, अच्छा मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर, ये तो मेरी बायो ओपन हो गई तो सब चुप हो जाए। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पता, कौन सी साइकिल चलती है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी क्रिएशन के लिए क्रैप साइकिल चलती है, 10th में पढ़ा था मैंने। क्रैप साइकिल, क्रैप साइकिल चलती है, कितने एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, हाँ एक्चुअली में उसमें से ज़्यादातर तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद जो टीआरएनए लेकर आता है ना, वो 2 ही अमीनो एसिड। ठीक है, अब और डिटेल जानना चाहते हो, हाँ फिजिक्स पे आ जाए, मेरे को आती है बायो, 10th तक पढ़ी है मैंने। अच्छा चलो, थोड़ा सा अब और पूछ ही लेता हूँ जब तुमने ओपन किया ही है तो। फूड चेन तो सबने पढ़ ही लिया होगा बहुत अच्छे से। स्टमक के सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अच्छा चलो, एसोफेगस से फूड जाता है कहाँ जाता है, सीधे इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया, पागल हो क्या, स्टमक में जाता है। अच्छा, स्टमक में क्या होता है, एक्चुअली में एसिडिफाई, HCl से एसिडिफाई होता है और लगभग 3 से 4 घंटे तक फूड वहीं पे रहता है।
देन उसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने से पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कौन से हार्मोन्स में? अच्छा चलो, बाइल जूस। चलो चलो, बाइल जूस मिक्स होता है या फिर पहले एंजाइम मिक्स होता है? एंजाइम मिक्स होता है। चलो बार पानी में नाक डुबा और मर जाओ। बस बस, मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पर स्टमक से जब फूड, अरे सुन लो, स्टमक से फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, मान लो मेरे डायग्राम खराब है, ठीक है, यहाँ पर होता है पेनक्रियाज, यहाँ पर होता है आपका लिवर, यहाँ पर होता है लिवर, और यहाँ पर होता है आपका वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, कटोरा क्या बोलता हूँ, ब्लैडर। हाँ ब्लैडर, हाँ तो कटोरा ही होता है, और क्या होता है? बाइल जूस को इकट्ठा करता है। ठीक है बेटा, यहाँ से जब फूड निकलता है ना, वो एसिडिक फॉर्म में होता है, और एसिडिक फॉर्म में गलती से भी अगर ये मिला दिया ना, काम ही नहीं कर, काम ही नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, बाइल यहाँ पर गॉल ब्लैडर को मिलता है, और वो हार्मोन इसको सिग्नल देता है कि यहाँ से बाइल जूस। उस हार्मोन का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, हाँ मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में यहाँ से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से पहले बाइल जूस मिक्स होता है। फिर जब बाइल जूस मिक्स हो जाता है ना, तब ये वापस सिग्नल भेजता है इसको सीक्रेटिन हार्मोन, सीक्रेटिन हार्मोन, और फिर ये यहाँ से रिलीज करता है एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम करता है? लाइपीज, अमाइलेज। ठीक है। अच्छा, ट्रिप्सिन का काम क्या है? और पेप्सिन का? पेप्सिन का फैट। याद रखना, जिसके नाम के पीछे भी ईन आता है ना, वो सब प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आते हैं। अच्छा, सबसे हार्ड किसका डिकम्पोजिशन होता है? सबसे हार्ड होता है प्रोटीन। 3 बार में डिकम्पोजिशन प्रोटीन का। बायो पढ़ रहे हो आप? और मैं साइंस मैथ से हूँ। नहीं, एक्चुअली में मैं ना आप लोगों को सही ईमानदारी से बताऊं तो, मेरी एक अच्छी आदत ये थी कि क्लास रेगुलर रहता था, होमवर्क कभी नहीं करता। ठीक है, तो आप लोगों को डांटता हूँ क्योंकि जो गलती मैंने की आप लोगों को तो करनी है। ठीक है, तो होमवर्क नहीं करता था, मतलब ये थी हिंदी लिखने का, इंग्लिश लिखने का, इन चीज़ों से बचता था। ऑलमोस्ट नहीं किया है मैंने कभी। ठीक है, ऑलमोस्ट कभी नहीं किया। इनफैक्ट मैंने 12th में लैब रिकॉर्ड का काम भी, जो बहुत ज़रूरी होता है, बात अभी बाद में बात करेंगे। तो क्या हुआ कि क्लास में मैं हमेशा अटेंटिव रहा, और आप लोगों को सही बताऊं तो अगर आप क्लास में अटेंड, मोर देन 70% आपका क्लास में ही कवर हो जाता है। मुझे आज भी मेरी क्लासेज याद हैं, मेरे टीचर ने मुझे यहाँ पर ये बात बताई थी, मेरे स्कूल में बेटा पढ़ाते हैं। अगर देखो सीधी सी बात है, आप लोग गधे हो मान के चलो, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो, ऐसे कैसे नहीं पढ़ाएंगे टीचर? पीछे पड़ जाओ, क्यों नहीं पढ़ा रहे? बेटा यहाँ पर मैंने भी जयपुर में आईएससी स्कूल में पढ़ाया हुआ, आप लोगों को आईएससी। ठीक है, मैं वहाँ पर पहले पढ़ाया हुआ है मैंने, लगभग 3 साल, और वहाँ के बच्चे आज ही मुझे याद करते हैं, लेकिन मैं पढ़ाने में कभी मना नहीं करता। इनफैक्ट उन लोगों को तो, आप लोगों को तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाता, उनको सब पढ़ाता था, फिजिक्स भी, मैथ्स भी, केमिस्ट्री भी, सब पढ़ाता था। जिसको जो डाउट है वो पूछो। तो ये एक मेरे लिए भी पॉजिटिव चीज़ है, बायो भी पढ़ा देता था, इंग्लिश छोड़ के। तो इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि मुझे मेरे सब्जेक्ट रिवाइज रहते हैं। मुझे आज भी केमिस्ट्री की थ्योरीज जो मैंने पढ़ी हुई है ना, वो सारी थ्योरीज एज इट इज याद है। तो मैं कई थ्योरीज आपको एज इट इज बोल सकता हूँ, डेफिनेशन पॉइंट्स आप लोगों को बोल सकता हूँ। अब सोचो मैं कितने टाइम से आप लोगों के सामने सिर्फ पढ़ाता हूँ यहाँ, केमिस्ट्री के पॉइंट्स में आप लोगों को डीपली आप लोग नहीं बता, वैसे बहुत इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री होती है क्या?
टफ नहीं होता एक्चुअली में। देखो जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपका सिलेबस समझो कैसे डिज़ाइन। जब आप लोग सेकंड थर्ड क्लास से जो, तब आप लोगों के पास सब्जेक्ट जो हुआ करते थे ना, एक एस करके हुआ करता था, इसमें सोशल साइंस साइंस सब कुछ आ जाता था। फिर जैसे बड़े हुए, साइंस और सोशल साइंस अलग हो गए, ठीक है। फिर आप लोगों ने ये चीज़ कहाँ तक घिसी, 10th क्लास तक घिसी, साइंस और सोशल। फिर उसके बाद अब ये साइंस के पार्टीशन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। एसएसटी के भी ऐसे हिस्ट्री पॉलिटी, ये चीज़ें अलग हो गई। अब मान लो कि आपका इस सिलेबस अलग अलग हो गया, फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायो अलग। अब मान लो आप इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में क्या होता है, अभी फिजिक्स में ही आपने दो सेक्शन पढ़े हैं, एक 11th क्लास एक 12th। 11th क्लास का सेक्शन है मैकेनिक्स, और 12th क्लास के सेक्शन को बोलते हैं ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो 12th क्लास वाले सेक्शन से जो इंजीनियरिंग निकलती है ना, वो निकलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इनफैक्ट आईटी भी वहाँ से निकलती थी पहले, अब तो चैप्टर हटा दिया। ऑप्टिक्स का तो एमएससी की तरफ प्रॉपर अलग। और 11th वाली जो पढ़ी है इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अब इनमें जो एक एक चैप्टर आप पढ़ोगे ना, क्या हमारी एक एक बुक्स हुआ करती थी। हाँ, एक एक बुक हुआ करती थी, एक एक चैप्टर से। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब ये तो कोई चैप्टर है हुआ ही नहीं, मैकेनिक्स अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ो, तो ये हमारी मैकेनिक्स आती थी, इसका नाम मैकेनिक्स ही होता है। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ते, जैसे मैं और चैप्टर्स के नाम बताता हूँ। 42 कॉलेज, मतलब ये मेजर बता रहा हूँ, छोटे मोटे और अलग दिखा दूंगा किसी दिन, पता चल जाएगा। मैं इसके बारे में, मैंने कभी आज तक किसी को, कभी मेरा कॉलेज नहीं, कभी ये नहीं बताया कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताई है बस। अगर देखो मैंने बेकार बताया तो आप लोगों को लगेगा क्या ही टीचर, और मैंने अच्छा बताया तो लगेगा क्या ही टीचर। बेटर है कि आप लोगों को मैं सिखा सकता हूँ कि नहीं सिखा, बट हाँ ये बोलूँगा मैं बहुत अच्छे रेपुटेड जगह से, बट मैं बोलूँगा, आई विल नेवर, आई विल नेवर डिस्क्लोज। तुम लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें, मुझसे बात खत्म। बीटेक मैकेनिकल नहीं बताया। इसके अलावा मैंने खुद की गाड़ी भी बनाई हुई है बेटा, एक्सीडेंट फ्री कार, ठीक है। तो खैर चलो ये नहीं। अब जैसे मान लो आपका चैप्टर आएगा, मैं नाम बताता हूँ, बहुत छोटा सा चैप्टर आप लोगों के, इलास्टिसिटी करके, रेसिस्टेंट बताया था ना। इसकी हम लोगों ने दो बुक्स पढ़ी है, एक तो पढ़ी है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एक फाइनाइट एलिमेंट। ऐसे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन, मॉस सॉम करके ये सब्जेक्ट आ जाएंगे आप। थर्मोडायनामिक्स अलग अलग, टर्बो मशीनरी अलग चले, पता चलता है जब वहाँ पर, अभी नहीं पता। जब हम लोग पढ़ते हैं ना तब मालूम क्या पढ़ा है। हम लोग अभी जो 11th में भी थ्योरीज पढ़ेंगे ना, अगर मैं उसको पूरी डिटेल बताऊँ आप लोगों को तो आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा, हाँ बात तो सर सही कह रहे हैं, हम लोग गलत क्यों पढ़े, इसलिए बताता ही नहीं हूँ गलत, और बोलता हूँ बस हाँ ऐसा ही है, ताकि आप गलत को सही करना सीखो। एक रूल है, आप बचपन में भी ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ें पढ़ते थे। अच्छा ये बताओ, हमारी गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं। एनसीईआरटी ने लिख रखा 1 बिलियन। किन क्या है, क्यों बताया एनसीईआरटी ने, क्यों बताया एनसीईआरटी ने 1, ताकि आप लोग क्वेश्चन ना, बेटर है 1 बिलियन, सेकेंड ले, सिंपल। किन्ने कौन बैठा है, √2 इज इरेशनल। चलो आगे चलते हैं, मैंने कहाँ तक बता दिया आप लोगों को, रेज्ड बाय 1 बता दिया। लिखवा, लिखवाऊं, लिखो। इफ द डिजिट्स, टाइम निकल गया फालतू में, 10 बढ़ जाए। इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड मोर देन 5, then number is raised by 1, preceding number is raised। मतलब कुछ नहीं, सेम एग्जांपल है, बता दिया मैंने। उस सेम एग्जांपल में 1 जो लिखा था ना मैंने, उस 1 की जगह, ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा 8, 7 का 8 क्या
हाँ तो 4.757 लिख लो इसको, 4.757, और मुझे यहाँ पर राउंड ऑफ करना है तो 4.76 हो जाए। नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मतलब डिजिट क्या दे दिया 5, फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, then the preceding number is raised by 1। एग्जांपल को उठा लेता हूँ। if the digits to be dropped is 5 followed by digits other than 0, followed by the digit other than 0, then the preceding digit is raised by 1। ठीक है, मतलब समझो मैं आपको क्या कह रहा हूँ। मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, 16.4851, यहाँ पर कोई भी नंबर हो जीरो के अलावा, और हमें यहाँ से करना है इसको राउंड ऑफ, कुछ नहीं करना है। अगर जीरो के अलावा कोई भी नंबर, इस नंबर को एक, तो 16 पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद जीरो के अलावा कोई भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा इसको बढ़ाएंगे। तो आ गया तो क्या आगे से, इन केस जीरो आ गया, तो आ गया, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, करेंगे लेकिन कैसे। आप इस नंबर को चेक करोगे, ये नंबर कैसा है, या तो ये नंबर इवन होगा, मतलब 5 से जस्ट पहले वाला नंबर, या तो ये इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर इवन है अनचेंज, अनचेंज, और अगर ऑड है तो क्या करेंगे, रेज्ड बाय, बस हो गया राउंडिंग ऑफ। एग्जांपल दूं दोनों के, एक बार 7 ले लो, एक बार 8 ले लो। एग्जांपल देता हूँ, 16 पॉइंट, राउंड ऑफ करना, इवन नंबर है, क्या जाएगा राउंड ऑफ होने के, 16 पॉइंट, और अगर मुझे गिवन है 6.4750, नंबर कैसा है, ऑड, ऑड है तो क्या करेंगे, बस यही रूल है एक जो याद नहीं रहता, बाकी सब ठीक है। हो गया आसान। अब एक लास्ट चीज, अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर, अलजेब्रा बोलो, ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नहीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अलजेब्रा मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा और इसमें आपको देखो, इसमें कोई सा भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, कुछ भी हो, ठीक। जैसे मान लो दो नंबर्स है आपके पास, इन दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है। एक नंबर ले लेता हूँ 60.42, दूसरा नंबर ले लेता हूँ 1. दोनों को ऐड कर, ऐड जैसे करते हैं वैसे कर दो, एज इट इज। ऐड होगा बच्चों 4147.71,
आता है ना सब? आता है। इसके बाद मुझे देखना है बच्चों कि दोनों में से पहले गिवन कितने हैं और इसमें, तो मुझे मिनिमम वाला सिग्निफिकेंट चेक करना है। 4 है, तो अगर इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो मुझे आंसर में भी कितने चाहिए होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये बताओ कि अब इसको राउंड ऑफ कहाँ से, कहाँ से कर दें तो होगा 4 सिग्निफिकेंट। ये बताओ इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या है? 1। खत्म। क्या बचा? 17 पॉइंट। है ऐसे डिवीजन में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो आपको बस यही चेक करना है। हाँ, मिनिमम सिग्निफिकेंट। एक क्वेश्चन और देता हूँ, फटाफट कर। डिवाइड वाला दिया है। क्या बेटा? हाँ सॉरी, तो वैसे मिनिमम बस स्केल है, प्लास्टिक वाली, सेंटीमीटर। नहीं दे दूँ इसके, चलो एक ही चाहिए बस। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। यहाँ तक अब फालतू टॉपिक्स खत्म करें, थोड़ा अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक का नाम एरर्स। एरर्स, इसका आंसर बताऊं? ये 625 का स्क्वायर है, 906। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, आंसर क्या बचा डिवाइड करके? 625। कितने सिग्निफिकेंट? करना ही नहीं, सिर्फ डिवाइड करना था। अच्छा देखो, sorry। देखो बेटा, पहले यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे आएंगे, कितने जीरो बच्चे? 3। एक। ऐसे यहाँ से भी हटाएंगे बेटा, कितने जीरो गए ऊपर? 1 2। डायरेक्ट कट गए बच्चे। अब यहाँ पर कहीं पर पॉइंट एग्जिट। अब ये मैंने कहा 625 का स्क्वायर है, क्या आया डिवाइड करके? 5। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे पहले? 3। अब मुझे कितना चाहिए? कितना गिवन आंसर कितना? अच्छा, अगर मान लो पहले गिवन 4 होते, इन केस, तो मैं आंसर क्या लिखता हूँ? हाँ, तो फिर इस लास्ट में पॉइंट। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर तो वैसे, बट अगर 4 10, तो एक छोटा सा काम दे रहा हूँ बच्चों आप लोगों को मैं। किसी को भी आंसर एक दूसरे से शेयर नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, ठीक है? बस आप लोगों को ये मार्कर की लेंथ में अपने मन में रखो क्या मेजरमेंट, ठीक है? वो सबको पास ऑन कर, बोलना नहीं है, मुझे बताना नहीं है, बस अपने पास रखो। किसी का सही किसी का गलत कुछ नहीं,
आंसर चाहिए। ये टॉपिक समझ में ही तभी आएगा जब ये जादू। बच्चों यहाँ पर मैंने एक स्केल दिया है और एक मार्कर दिया है, सबको लेंथ मेजर कर, ठीक है। सब मेजर कर रहे हैं, उसके बाद अपन देखते हैं आंसर आता है। एरर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काम आएगा। एरर्स, एरर्स कहाँ हट गए? एरर्स हटा ही नहीं सकते, हटा ही नहीं सकते एरर्स। चलो नहीं पढ़ा होगा, एरर्स नहीं हटा, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने पहले ही बोला कि आप लोग एक आदत डाल लो, हर बेगैरत, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इंसल्ट से, ये चीज़ हैबिट में डाल लो, तभी जीत पाओगे। आगे कॉलेजेस में सोचो क्या हाल होगा, अभी तो कुछ नहीं। एक बार जब मैं कॉलेज में था, बात है सेकंड सेमेस्टर, मेरा एक फ्रेंड में एचओडी नहीं पकड़ ली, ठीक है। अब करो पापा को फ़ोन, मुझे लगाया, फ़ोन उठाते ही मेरे को, हेलो पापा। समझ गए ऐसे तो बोल नहीं सकता, बस तो पंगा है। हाँ बेटा बोल। ठीक है। देन आफ्टर, बस मतलब सर पापा ने ऐसा ऐसा, वो सर ने ऐसा ऐसा एंड सर आपसे बात करना चाहता हूँ। अरे आगे देखो कॉलेजेस में यही, नाम रोशन, नंबर नंबर सेव, उसको तो पता नहीं क्या एनालॉग बंदा था, उसको सबके नंबर याद ही होते थे, नंबर ही सेव नहीं कर रखे। इनफैक्ट उसको ये पता है ना, उसको थोड़ी पता, उसको सबके नंबर याद रहते, सही में याद रहते। उसको 10 साल पुराना कोई नंबर पूछ लो वो भी बता देता है। तो एक बार उसने देखा, बहुत अच्छी मैम, एनालॉग चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा याद। तो मेरी बात, तो मैंने उससे बात की, सर आपका बच्चा ऐसे ऐसे बात तो आपकी सही है इसकी, बट सर अब मेरा बेटा 19, तो आज तक मैं नहीं सुधार पाया, आप सुधार, क्या फ़ायदा है सर? कोई डिस्कशन करने का कोई, रहने दो। मैंने उनको प्यार प्यार से खूब, लास्ट में कैसे दूँ जब, ऐसे होता है कॉलेज में, बेइज्जती की फुल आदत डाल लो, पकड़े जाते तो क्या होता, पकड़े जाते बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, एरर्स पे। तो अब मैं सबसे पूछता हूँ, सबने आंसर्स निकालें, कोई एक दूसरे का सुन के मत बोलना, सबके आंसर सही है, बस आंसर्स बोल। क्या आंसर आया बेटा? 14 एग्जैक्ट? मैं 14.0 बोल दूँ? 14.1 लिख दूँ? 13 पॉइंट, और 13.7, 13, 13.9, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 14.0, नेक्स्ट 14, 14.05 बैल हो क्या? या तो 40, ये स्केल की इतनी कैपेसिटी, या तो 14.0 होगा या 14.1 होगा। तो देखो अगर ऐसी सिचुएशन, जैसे मान लो 14.0 और 14.01, जैसे मान लो 14.0 ये 14,
सॉरी 1 है। और अगर आपकी वैल्यू यहाँ तक भी आ रही है ना, तो भी आप पहले वाला ही में, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं करते जब तक आपने उसको टच नहीं किया। ये मतलब सिंपल सी ऐसी बात है, जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, तो ये आप अपने घर से निकले, फ्रेंड के घर पहुंचे, आप रास्ते से वापस आ गए, आप फ्रेंड के घर गए हुए, चाहे आप उसके घर के बाहर से ही आ गए, नहीं माने जाओगे ना। सेम यहाँ पर भी वही चीज़, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को कि आप अगर जब तक टच नहीं कर रहे हो उसको, तब तक आप वहाँ पहुँच वाला नंबर। वही 14.0। ये क्या हो गया, तो कोई स्केल से लेंथ मेजर करनी नहीं आती। फेजर साइज कैलकुलेट आप लोग कैसे भी करो। फाइनली मैं एक बात जानता हूँ कि सबके आंसर डिफरेंट। 3.7 भी है मेरे पास आंसर, और मैं भी कैलकुलेट करूँ एक बार इसको। इट्स 14.5, सबसे डिफरेंट आंसर, सबसे डिफरेंट आंसर। अब देखो यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम यहाँ पर ये है बेटा, किसी का भी आंसर गलत नहीं। फिजिक्स भी इस चीज़ को मान के चलता है कि गलती तो, ठीक है, गलती तो आप लोग मेजरमेंट में करोगे ही करोगे, इस चीज़ को हमेशा मानते हैं, कि हम लोग उसको रिजॉल्व करने की मिनिमम से मिनिमम एरर करने की कोशिश करते हैं, सबसे कम एरर मुझे, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एरर से, पहली बात क्लियर हुई। अब एरर्स हुए क्यों, रीजन। सबसे पहला तो आप लोगों की स्किल स्किल खराब थी, है ना। सबसे पहला तो स्किल खराब होना, फॉल्टी मेजरमेंट, ये बोल सकता हूँ, फॉल्टी मेजर, पहला पॉइंट बोल सकते हैं। हो सकता है इसकी डिवाइस की प्रॉब्लम हो, स्किल की प्रॉब्लम हो, ये मान लेता हूँ। क्या सेकंड मैं पॉइंट ये मान सकता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट भी फॉल्टी हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या था, स्किल की वजह से। दूसरा पॉइंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक। तीसरा पॉइंट, यही स्केल लेके आप सहारा डेजर्ट में जाके लेंथ नाप रहे हो, और यही स्केल लेकर आप लोग चले जाओ साइबेरिया, नहीं रहेगा। स्केल का बेटा हाई टेम्परेचर पे इलोंगेशन होगा, लो टेम्परेचर पे श्रिंक हो जाएगी। और क्या, बिल्कुल। थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता, बिल्कुल होता है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 0.5 का डिफरेंस आएगा, लेकिन आएगा, डिफरेंस तो आएगा, ठीक है। इनफैक्ट बेटा आप लोगों के विंटर्स और समर में वो आ जाता है, विंटर एंड समर में चेंज आ जाता है। तो ड्यू टू सरकमटेंसेज या सराउंडिंग की बोल सकता हूँ, एरर तब भी हो सकता है। तो फिजिक्स ने माना कि गलती तो करोगे। तीन रीजंस कौन कौन से बताए, स्किल, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट और सराउंडिंग, ठीक है। टेम्परेचर मत बोलो, सराउंडिंग बोलो, बहुत सारी चीज़ें प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब प्रेशर की वजह से कैसे होगा तब उसकी, ठीक। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। तो अब ये एरर को रिजॉल्व कैसे, तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट एरर्स को सॉल्व करना। तो पहले टॉपिक से समझते हैं, समझना मुश्किल आएगा पहली बार में, ठीक है। फिर जब क्वेश्चन करेंगे तब आसान हो जाए, ठीक। तो सबसे पहले लिखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहला पॉइंट लिखो, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर निकाली कैसे हम लोग। मान लो कि मैंने n नंबर ऑफ रीडिंग, ठीक है, n नंबर ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग्स क्या क्या थी, A1, A2, A3, AN तक की रीडिंग्स ली। मैं सबसे पहले क्या निकालना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम दिखाते हैं AM, कुछ भी नहीं है बच्चों, एवरेज निकाल, A1 प्लस A2 प्लस A3 AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। बोले ये बात क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट निकालते हैं, पहले इतना
ठीक है। इसके बाद लिखो मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले निकाला एब्सोल्यूट एरर, फिर निकाला मीन एब्सोल्यूट। ये कैसे निकालते बच्चों? इसको निकालने के लिए देखो डिनोट तो ऐसे करना है, डेल्टा ए पे लगाओ बार, ऐसे डिनोट करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देख लो। ए वन माइनस ए एम का मॉड, तब ए वन में से क्या किया, ए एम माइनस क्या, मॉड लगाया। मॉड क्यों लगाया? आंसर कभी नेगेटिव में नहीं, इसमें रखना जो भी आए वो पॉजिटिव में। प्लस मीन ये वाला, पहले वाला ए एम, तो अपन लोगों ने ए वन फर्स्ट डेटा माइनस ए प्लस ए टू माइनस ए एम प्लस ए थ्री माइनस ए एम डॉट 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 मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा अगेन, दैट इज एन। बोलो ये भी क्लियर? तो भी नोट। ये पहली बार में समझना बहुत ऐसे मुश्किल, जब मैं ये थ्योरी से समझा रहा हूँ ना, तब समझने में मुश्किल हो रही है कि पता नहीं क्या लिख पा रहे हो। डेटा लेके करवाऊंगा अभी 2 मिनट में, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है, मॉड है। मतलब ये है कि मान लो ए एम की वैल्यू आई 1.4, और आपकी ए वन की जो वैल्यू थी वो थी 1.46, ए टू की वैल्यू थी 1.42 मान लिया। अब ये बताओ यहाँ पर क्या रखोगे? ये ए एम है, ये बताओ ए वन माइनस ए एम कितना आया, 0.02, मैंने लिख दिया 0.0, वेरी गुड। प्लस नेक्स्ट में देखो ए टू माइनस ए एम कितना आया, माइनस का 0.02, लेकिन मुझे माइनस नहीं लगाना कभी भी, क्या करना है, प्लस ही लगाना है, इस पे मॉड लगाना है। मतलब इसका भी क्या आएगा, 0. क्लियर हुआ? अभी वैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ जाओ, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला होता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, लेकिन उससे पहले एक मिनट, अब मुझे कोई नंबर शो करना होगा तो आप लोगों ने, बट मैं आपसे पूछूं तो वो मान लो ये सारे मार्कर के लेंथ की, पर मैं आपसे पूछूं लेंथ एक्चुअली में कितनी थी, एक्चुअल में लेंथ कितनी, तो आप एक्चुअल में लेंथ बताओगे बच्चों। तो ए एम निकाला, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए बार, ये एक्चुअल लेंथ कहलाती है। अब ये प्लस माइनस क्या है, ये मैं एक बार के लिए एक ऐसे रैंडमली नंबर ले लूँ, रैंडमली नंबर ले लूँ, मान लो ए एम की वैल्यू थी 1.44 प्लस माइनस 0.0। अब ये है कि हम लोगों का जो आंसर है ना 1.4, लेकिन हो सकता है इससे 0.02 कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसके बाहर कोई आंसर, मतलब इसमें गलती के चांसेस क्लियर हुआ, सॉरी 0.0% में नहीं, क्लियर हुआ, इजी। अब लिखो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल, ये नोट करने का तरीका है। इसके बाद अगला है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। यहीं पे साथ में लिख लो परसेंटेज एरर भी, इसी में लिख लो, हाँ परसेंटेज एरर भी लिखो, हाँ साथ में लिखो, तीनों टॉपिक सेम ही है, कुछ खास नहीं, बस नाम बड़े हैं। ए एम, सॉरी डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए एम, ये होता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो एरर परसेंटेज, मतलब हाँ रिलेटिव और फ्रैक्शनल, और उसी को परसेंट 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज।
चलो एक एग्जांपल ले लूँ। अच्छा, एरर को अवॉइड करने के लिए या कम से कम करने के लिए, अवॉइड तो हटा ही नहीं सकते एरर तो कभी, तो कम से कम एरर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब एरर कम से ज़्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लेनी। याद करो वर्नियर कैलिपर जब स्कूल में आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाया है, वहाँ पर भी आप मिनिमम 5 रीडिंग आप एरर करो, और इसी तरीके से रिजॉल्व भी करते थे उसको। 5 निकालने चाहिए अगर 3, कम से कम 5, और जितना कम करना चाहो एरर उतनी ज़्यादा रीडिंग लो, इस 50-100 आपकी एरर कम से कम करोगे आप, कम से कम एरर होने के, ठीक है। एरर तो होगा ही होगा, उसको तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन कम से कम, ठीक है। चलो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठाऊं। मान लो मैंने आप लोगों से एक मेजरमेंट करवाया और उसकी 5 रीडिंग्स ली, ठीक है। अपनी इच्छा से ले लूँ रीडिंग्स, आसान से नंबर ले रहा हूँ ताकि इजी, हाँ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आसान, नंबर्स भी इजी ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि इजीली एक बार कैलकुलेशन। पहली रीडिंग आई 1.4, दूसरी आई 1.4, 1.43, 1.44, 1 पॉइंट रीडिंग्स आई मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, है ना। ए एम इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, इन सब का एडिशन 1.41, 42, 43, 44 प्लस 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 5, 5 से डिवाइड। अब इनका एडिशन बताओ कितना आया, 5 प्लस 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1, यहाँ पर लिखा 5 कैरी ओवर 1। देखो सब में 4 4 ही है, 5 टाइम्स 20 हो गए, 20 प्लस 1 दैट इज 1, 1 आ गया यहाँ पर। पॉइंट कैरी ओवर 2, सब में 1 है, 5 हो गया, 5 प्लस 2 दैट इज 7, 7.1 डिवाइडेड बाय 5 आया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा, हाँ बेटा देखो, देखो 7 1 5, 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 7, 143, ठीक है। और एक्चुअली में 2 वैल्यूज के बाद पॉइंट था तो मतलब मैं 1, यानी मेरे पास 3, सॉरी एब्सोल्यूट एरर कितना निकल के आया बच्चों, 1 पॉइंट, डिवाइड भी करके बता दिया। वैसे तो मैंने नंबर ऐसा लिया ही था जानबूझ के, मेरे पास ए एम की वैल्यू आ गई बच्चों 1 पॉइंट। अब हम लोग क्या निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा ए बार दैट इज इन एब्सोल्यूट। कैसे करना था फटाफट मेरे साथ देखो, पूरा फॉर्मूला, और देखो 1.43 है, सीधा उसको सब में से माइनस करना शुरू, इसमें कितना आएगा माइनस करके, 0.02, माइनस का तो लिखना ही नहीं, प्लस का लिखना है। अगला देखो क्या आएगा, 0.01, इसका अगला 0, इसका अगला 0.01, अगला 0, डिवाइडेड बाय कितना 5। ये बताओ कि कितना हो गया टोटल, 0.06, 3 प्लस 3, 0.6 डिवाइडेड बाय 5। एक गलती आप लोग कर सकते हो, कई बार क्या होगा आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो आंसर उसका 4 डिजिट, पर आपको फिर ध्यान रखना है कि हमें कितने तरह का डाटा गिवन, मतलब मैं एक एग्जांपल दे दूं कि मान लो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक नंबर आ जाता 1.4785, लेट अस सपोज ऐसा नंबर, तो मुझे यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना है, तो अपन क्या लिखते हैं 1.4, तो क्योंकि गिवन सिग्निफिकेंस
फिर यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, डिवाइड आता है सबको करना मेरे से। कितना आएगा 0.01 आगे 0.012। फिर से अगेन सेकेंड फिगर में डेटा खेलना है, मतलब यहाँ पर राउंड ऑफ करना है। कितना आ गया 0. यहाँ तक क्लियर, आसान है यहाँ तक। अब मेरा नंबर क्या हुआ एक्चुअली में, मेरा लेंथ क्या लिख सकते हैं हमारे क्या थी 1.43, 1.4 प्लस माइनस 0. ये मेरा एक्चुअल नंबर था, ठीक है। कई बार बेटा यहाँ पर परसेंटेज में भी वैल्यू गिवन, तो परसेंटेज परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, कैसे निकालते थे, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए एम इंटू 100। करो सॉल्व, डेल्टा ए बार कितना है तो 0.01 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू 100, दैट इज 100/143। तो कितना हो? देख लेना, मतलब परसेंटेज निकाल लेना, बस लास्ट में जो भी आंसर हो उसको 1.4 प्लस माइनस, जैसे मान लो मेरा 0.6 आया है, ठीक है? तो आप वो भी लिख सकते हो, बाकी आप लोग चेक कर लेना क्या आ रहा है। मैंने मान लिया कि 0.6% आ रहा है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज परसेंटेज 1.43 प्लस माइनस 0.6%, दिस इज ऑल्सो, अब दोनों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो जल्दी जल्दी।